यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के ये नेट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के मीटिंग में आप सभी का तहे दिल से मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। यहाँ से तकरीबन 460 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर ऑलरेडी हो गए और बहुत सारे लोग ज्वाइन होने वाले। तो आप सभी का ये मीटिंग में वेलकम है। आप सभी को मेरा ये मीटिंग मतलब बायोफिट प्रोडक्ट्स का ये मीटिंग है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक अच्छी जगह से बैठ के अच्छे से ये मीटिंग अटेंड करें। आप कृपया अपना वीडियो ऑन रखें, आप सही से बैठे हैं तो। अगर आप और कुछ काम कर रहे हैं तो एक बार ध्यान से ये मीटिंग अटेंड करें। ये 45 to 50 मिनट्स का मीटिंग रहने वाला है। आपको बहुत तगड़ी जानकारी आज मिलने वाली है, और जिससे आप कहीं सारे फार्मर्स को आप बहुत सारी हेल्प कर सकते हो। वैसे कहीं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने जा रही है। आ, आइए हम ये मीटिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये मीटिंग स्पेशली जो भी फार्मर्स मिर्ची की खेती करते हैं, मिर्ची की फार्मिंग करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। या आप लोग हैं जो ये प्रोडक्ट्स उस फार्मर्स तक पहुंचाते हो जहाँ मिर्ची की खेती होती है, या हमारे आसपास कई लोग हैं जो ये मिर्ची की खेती करते हैं। उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कई सारे अड़चने आती है, जिससे उनके फार्मिंग में वो उत्पाद लाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो उसके सॉल्यूशन के रूप में, और वो उस कैसे फार्मर से अपना उत्पाद बढ़ा सके, कैसे उसका खर्चा कम कर सके और अच्छे से फसल उगा सके और मार्केट में वो अच्छा भाव ले सके। तो ऐसे ही नेटसप के पास बायोफिट रेंज में कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके माध्यम से ये चीज़ों का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो उसकी स्पेशल जानकारी के देने के लिए या मेरे ही कलीग, यानी हमारे नेटसप के ही रीजनल सेल्स मैनेजर मिस्टर अक्षय सर हमारे साथ है। तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। उनका एक बार जबरदस्त तालियों से हम या डिजिटल क्लैप से स्वागत करते हैं, ताकि वो हमें आगे का सेशन सुना सके और अच्छे से जानकारी दे सके, और आप ये जानकारी के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट ले सके। यस अक्षय सर, ओवर टू यू। ओके। थैंक यू प्रतीक सर। मेरा आवाज आ रहा है आपकी ओर? यस, परफेक्ट। यस। सो आवाज क्लियर है। मीटिंग का माहौल भी प्रतीक सर ने अभी अच्छा बनाया, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते। ओके दोस्तों, जैसा आप जानते हो नेटसप आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है, लेकिन उस बिजनेस को अच्छी तरह से करने के लिए बार बार एजुकेट करने का काम भी नेटसप के माध्यम से यहाँ पे किया जाता है। तो इस एजुकेशन का पार्ट को ध्यान में रखते हुए हमने आज खास आपके लिए एक चिली के ऊपर एक स्पेशल सेशन डिजाइन किया है। अभी चिली क्यों? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स की या बहुत सारे हमारे नेटसप के डायरेक्ट सेलर की, मुझे पर्सनली हो या हमारे जितने भी रीजनल मैनेजर्स है, उनकी ओर रिक्वायरमेंट आई कि सर हमारे यहाँ पे अभी चिली का प्रोडक्शन चल रहा है, खासकर कि आंध्र प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो। महाराष्ट्र में हो, स्पेशली यहाँ पे सिल्लोड, औरंगाबाद, जालना, ये जो एरिया है यहाँ पे चिली का बहुत अच्छा प्रोडक्शन चलता है। गुजरात का कुछ पार्ट में अभी चल रहा है, राजस्थान के कुछ पार्ट में अभी समर चिली का चल रहा है। तो इसलिए हमने खासकर उन डायरेक्ट सेलर्स के लिए यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पे हमारा चिली का आज स्पेशल सेशन डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों इस सेशन में मैं स्टिमरिच क्या काम करता है ये बिल्कुल नहीं बताने वाला, एनपीके क्या काम करता है ये बिल्कुल नहीं बताने वाला, या हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो क्या काम करते हैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि वो आप सबको ऑलरेडी मालूम है। दोस्तों स्टिमरिच क्या काम करता है? 24 साल से हम स्टिमरिच बेच रहे हैं। एनपीके क्या काम करता है? तो एनपीके हम बहुत सालों से यहाँ पे बेच रहे हैं, बायो 99 बेच रहे हैं। तो हमें इस प्रोडक्ट की बेसिक डिटेल्स तो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। तो इस बेसिक डिटेल्स का ये सेशन नहीं है, सेशन बनाया गया है चिली के शेड्यूल के ऊपर, या चिली क्रॉप में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम में हमें क्या सॉल्यूशन ऑफर करना है। तो इसके ऊपर आज का ये सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सबको इस बायोफिट ब्रांड के माध्यम से बहुत सारा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी तो मिली है, लेकिन ये बायोफिट ब्रांड क्या करता है? तो आपका उत्पाद बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ उस उत्पाद बढ़ाने के लिए कैसे कम से कम खर्चा लग जाए, इसका भी ध्यान इस बायोफिट ब्रांड के माध्यम से यहाँ पे चलता है। 24 साल से ये बायोफिट ब्रांड मार्केट में काम करता है। आज से हमने अभी तक 2.6 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी बेचे हुए हैं। दोस्तों ये कुछ नया ब्रांड नहीं है, ये कल पैदा हुआ हुआ ब्रांड नहीं है, ये
24 साल पुराना ब्रांड है, जिससे लगातार 24 साल फार्मर की सेवा की है, हमारे इंडियन ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। तो ऐसे 2.6 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी मार्केट में बेचे हुए हैं। हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं? तो हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट, ध्यान में रखना, रिजल्ट ओरिएंटेड है, वैल्यू फॉर मनी है, क्वालिटी वाले है, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफाइड प्रोडक्ट हमारे है। ये सभी डायरेक्ट सेलर को ध्यान में रखना है। कोई भी पूछा कि नेटसप का प्रोडक्ट कैसा है, सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, रिजल्ट देने वाला है, वैल्यू फॉर मनी है, और गवर्नमेंट की ओर से सर्टिफाइड हमारा प्रोडक्ट है। तो हमारे प्रोडक्ट को DSIR अप्रूव्ड लैब जो हमारा है, जिस लैब में हम प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, उसका सर्टिफिकेशन प्राप्त है। हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो सर्टिफिकेशन लगता है इकोसर्ट का, वो इकोसर्ट का भी सर्टिफिकेशन हमारे बायोफिट ब्रांड को प्राप्त है। तो दोस्तों, ये कुछ जो कितने भी प्रोडक्ट हम आपके लिए लाए हुए हैं, ये सभी के सभी ट्रायल एंड टेस्टेड है। रिजल्ट आने के बाद ही हमने ये बेचने के लिए आपको दिया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे क्या करते हैं, लैब में प्रोडक्ट बनाते हैं, लैब में रिजल्ट आया तो डायरेक्टली मार्केट में बेचने के लिए देते हैं, लेकिन लैब का कंडीशन और फील्ड का कंडीशन अलग रहता है। लेकिन बायोफिट के जितने भी प्रोडक्ट हमने बनाए हुए हैं, लैब में तो टेस्ट किया है, लेकिन उसका टेस्ट हमने तरह तरह के यूनिवर्सिटीज में भी दिया है। यूनिवर्सिटीज का अप्रूवल आने के बाद मल्टीपल लोकेशन में इसका फील्ड पे ट्रायल किया है। फील्ड पे ट्रायल के रिजल्ट आने के बाद हमने मार्केट में ये प्रोडक्ट बेचना चालू किया है। तो कॉन्फिडेंट रहना है हम सभी को, क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट ही आपको बेचने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमारा आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं, जैसे कि बायोफिट ब्रांड के माध्यम से हमने कई सारे किसानों की 24 साल से सेवा की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने मिट्टी की सेवा की है, लेकिन कुछ सेगमेंट हमें स्पेशली डिजाइन किया है एजुकेशन पर्पस के लिए। तो आज का सेशन आपके एजुकेशन के लिए भी काम में आने वाला है। तो आज का सेशन यह, इसके बाद आपको ध्यान से सुनना है और लास्ट तक सुनना है। लास्ट तक क्यों सुनना है? तो सभी चीजों का कंक्लूजन आपको लास्ट में मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये PPT जो ये चैट में रहेगा, तो चैट में रहने वालों को ही यहाँ पे PPT मिलने वाला है। किसी रीजनल मैनेजर्स के पास आपको ये PPT नहीं मिलेगा। आपको ये PPT चाहिए तो आपको लास्ट तक ये सेशन अटेंड करना है। इसी जूम मीटिंग के चैटिंग बॉक्स में मैं ये PPT यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो ये PPT आप सबको मिलने ही वाला है। तो दोस्तों, चिली का देखते हैं। तो चिली इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा चिली का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं, क्योंकि इंडिया एक होम ऑफ स्पाइसेस है, स्पाइसेस का घर है, गढ़ है। तो इस गढ़ में सबसे ज्यादा अगर हम एक्सपोर्ट किसी स्पाइसेस का करते हैं, तो उसमें चिली सबसे ऊपर आता है। तो इस चिली की सेवा करने के लिए बायोफिट की रेंज हमारे पास लगभग अवेलेबल है। लेकिन इस चिली का क्रॉप कैसा होता है? तो दोस्तों, क्रॉप को समझने के लिए उसका लाइफ साइकिल समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस लाइफ साइकिल में ही उस क्रॉप का जो शेड्यूल, आप बोलते हो, आप बार बार बोलते हो सर हमें शेड्यूल दे दो, हमें शेड्यूल दे दो, हमें फिक्स ऐसा बताओ कि अब हम किसानों को मदद करते हैं। तो शेड्यूल को समझने से पहले उस क्रॉप की लाइफ साइकिल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला होता है सीड, बीज जिसे हम बोलते हैं। बीज का जर्मिनेशन होने के बाद उसका स्प्राउट निकलता है, दो पत्तों में आता है, और उसके बाद उसका बनता है सीडलिंग। दोस्तों, आज किसान भाई, कोई किसान भाई चिली का सीड नहीं खरीदता। किसान खरीदता है तो चिली का सीडलिंग, यहाँ पे जो सीडलिंग लिखा है ना, ये वाला पौधा किसान भाई खरीदता है। तो किसान का जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो ये सीडलिंग के बाद से ही स्टार्ट होता है। उससे पहले वो नर्सरी के यहाँ पे जाता है, नर्सरी वालों को बोलता है मुझे चिली की 1000 सीडलिंग दे दो, 2000 सीडलिंग दे दो, 5000 सीडलिंग दे दो। तो चिली का परचेस अगर फार्मर करता है तो सीड का नहीं करता, वो सीडलिंग का परचेस करता है। तो फार्मर का जितना भी शेड्यूल रहेगा आगे वाला, वो सभी का सभी सीडलिंग स्टेज के बाद का शेड्यूल रहेगा। आपको क्या कब तक कहाँ से आगे सोचना है? सीडलिंग स्टेज के बाद। तो सीडलिंग स्टेज के बाद वेजिटेटिव स्टेज आता है, वेजिटेटिव स्टेज के बाद उसका फ्लावरिंग स्टेज आता है, फ्लावरिंग स्टेज के बाद उसका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज आता है, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज के बाद उसका हार्वेस्टिंग स्टेज आता है, और हार्वेस्टिंग के बाद उसका फिर से सीड
में रूपांतर होता है। तो ये रहा बेसिक, ये सभी ऑलमोस्ट सभी क्रॉप का ये लाइफ साइकिल रहता है। लेकिन ये लाइफ साइकिल कितने दिनों का रहता है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर ही आपका शेड्यूल डिपेंड है दोस्तों। तो पहले समझते हैं चिली का लाइफ साइकिल का शेड्यूल कैसा रहता है। तो दोस्तों लगभग 0 से 15 दिन तक वो नर्सरी में ही रहता है। नर्सरी में क्या होता है, नर्सरी वाला बीज लेता है, वहां के उसके ट्रेज में डालता है, और लगभग 0 से 15 दिन तक वो क्या करता है, उस सीडलिंग को वहां पे उगाता है। तो उसके बाद आता है 15 दिन से 45 दिन तक, मतलब 15 days to 45 days तक उसका वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज वहां पे रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसका फ्लावरिंग स्टेज लगभग 45 days to 60 days तक उसका फ्लावरिंग स्टेज रहता है। और उसके बाद कौन सा स्टेज रहता है, फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज, मतलब चिली लगने वाला स्टेज कौन सा रहता है, 60 days to 75 days। और उसके बाद कौन सा रहता है, उसके बाद रहता है उसका हार्वेस्टिंग स्टेज, मतलब 75 दिन के बाद का स्टेज यहाँ पे दोस्तों रहता है। तो आप सबको ये स्टेज के डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको ये समझ में आ जाएगा। जितना आप फील्ड पे जाओगे उतना आप बेसिक यहाँ पे समझ सकते हो। लेकिन ये डेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन किन डेज में कौन सा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला यहाँ पे नीचे देखो ग्रीन लाइन में लिखा है प्लांट हेल्थ, मतलब प्लांट के हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। जब नर्सरी में होता है तो नर्सरी में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आता है, उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता, दूसरा उसका रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता। ये प्रॉब्लम कब आता है, नर्सरी स्टेज में। दूसरा प्रॉब्लम क्या है उसमें, पुअर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट। मैंने नर्सरी से पौधा खरीद के लाया, मैंने नर्सरी से सीडलिंग खरीद के लाया और मेरे फील्ड में ट्रांसप्लांट किया, लगाया, लेकिन मेरे फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के बाद मेरे फील्ड में वो उसकी ग्रोथ को पकड़ता है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि हम खरीद के लाते हैं, हमारे फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट करने के बाद भी उसका केयर करना या उसका ग्रोथ पकड़ना जरूरी होता है, क्योंकि मेजर लॉस इस स्टेज में चला जाता है। उसके बाद वहां पे कौन सा इश्यू आता है ग्रोथ में, फ्लावर ड्रॉप का स्टेज आता है, और उसका बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस का प्रॉब्लम वहां पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कौन सा प्रॉब्लम होता है, फ्रूट ड्रॉप का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फ्रूट ड्रॉप का प्रॉब्लम होता है या पुअर फ्रूट डेवलपमेंट का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। तो ये नीचे वाले लाइन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों। उसके बाद डिसीजेस कौन से आते हैं, तो डैम्पिंग ऑफ नाम का एक डिसीज आता है, जो कि सीड बॉर्न हो या सॉइल बॉर्न फंगस की वजह से यहाँ पे आता है। और डैम्पिंग ऑफ वाला डिसीज है बेसिकली नर्सरी स्टेज में आता है। उसके बाद दूसरा डिसीज कौन सा है यहाँ पे, सक्कर स्पोरा स्पॉट, या उसको आप फ्रूट स्पॉट भी बोल सकते हो। तो ये टाइप का डिसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये टाइप का डिसीज किस स्टेज में आता है, क्रॉप के अर्ली स्टेज में ये डिसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद कौन सा डिसीज आता है यहाँ पे, फ्रूट रॉट करके डिसीज आता है, पाउडरी मिल्ड्यू करके डिसीज आता है, या लीफ कल करके यहाँ पे डिसीज आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे डिसीज आपको चिली प्लॉट में देखने को मिलते हैं। सर्कोस्पोरा कब आता है, 45-60 डेज के बाद बीच में। हमारा पाउडरी मिल्ड्यू हो, फ्रूट रॉट हो या लीफ कल हो, तो 45 से लेके 75 डेज के बीच में वहां पे आता है। उसके बाद इंसेक्ट कौन सा आता है, एफिड्स का अटैक वहां पे होता है, थ्रिप्स का अटैक वहां पे होता है, व्हाइट फ्लाइज का अटैक होता है, फ्रूट बोरर का अब अटैक वहां पे होता है। तो इन सारे इंसेक्ट का अटैक यहाँ पे इन इन डेज में यहाँ पे चिली क्रॉप में होता है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, डेज क्यों ध्यान में रखता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेज हमें उसका शेड्यूल बनाना पड़ता है, उस स्टेज में उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ता है। तो इस तरह से डेज का यहाँ पे आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगा, बाद में आप ये पढ़ भी सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना बेसिक चीज है, रूट डेवलपमेंट अर्ली स्टेज वाला है, पुअर प्लांट एस्टेब्लिश में भी अर्ली स्टेज वाला है। उसके बाद वेजिटेटिव आता है, वेजिटेटिव में बायोटिक स्ट्रेस अबायोटिक स्ट्रेस का ख्याल हमें रखना है। उसके बाद फ्लावर ड्रॉप को भी हमें कम करना है, उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट भी हमें करना है। तो इन सारी प्रॉब्लम के ऊपर हमारे पास अच्छा सोल्यूशन प्राप्त है। बायोफिट लगातार 24 साल से काम कर रहा है, तो बायोफिट के पास मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन इन सभी प्रॉब्लम के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम को
कौन सा आता है, तो जैसे मैंने बताया अर्ली स्टेज में उसका सीडलिंग स्टेज जब होता है, मतलब नर्सरी में जब होता है, तो नर्सरी में सबसे पहला उसका जर्मिनेशन अच्छा आना चाहिए, या उसके व्हाइट रूट का डेवलपमेंट अच्छा होना जरूरी होता है। व्हाइट रूट का डेवलपमेंट क्यों जरूरी होता है? कि व्हाइट रूट प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को इजीली अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए व्हाइट रूट डेवलपमेंट जरूरी होता है। लेकिन किस स्टेज में? 0 से लेके 15 डेज के, मतलब नर्सरी स्टेज में। तो यूजुअली चिली में यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि आप चिली का अगर सीड देखोगे वो बहुत ही छोटे आकार का होता है, बहुत ही कम साइज वाला सीड होता है, तो यूजुअली सीड ट्रीटमेंट नहीं रहता। मार्केट में जितने भी सीड मिल रहे हैं अभी चिली के, वो ऑलरेडी सीड ट्रीटमेंट करने के बाद ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रूट का डेवलपमेंट ना होना। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन है आपको स्टिमरिच का 1 ml प्रति लीटर वाटर में नर्सरी स्टेज में यहाँ पे आपको स्टिमरिच का स्प्रे लेना है। ड्रेंचिंग नहीं करना है, यहाँ पे स्टिमरिच का आपको स्प्रे लेना है। कितना? सिर्फ 1 ml। नॉर्मली जब हम फील्ड में स्टिमरिच का इस्तेमाल करते हैं तो उसका 2 ml डोसेज होता है, लेकिन नर्सरी स्टेज में स्टिमरिच का इस्तेमाल सिर्फ हमें 1 ही ml करना है। तो 1 ml से क्या होने वाला है? उसका जो कुछ जर्मिनेशन है वो जर्मिनेशन भी बढ़ने वाला है, और उसका जितना भी व्हाइट रूट रहेगा उस व्हाइट रूट का डेवलपमेंट भी वहां पे अच्छा आने वाला है। तो इस स्टेज में आपको क्या करना है? 0 से 15 के दिन के बीच में आपको 1 ml स्टिमरिच का स्प्रे वहां पे आपको लेना है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या आता है? उसका ट्रांसप्लांटिंग अच्छा नहीं होता। मतलब हम बाजार से नर्सरी वाले से सीडलिंग खरीद के लाते हैं, लेकिन वो सीडलिंग मेरे प्लांट के ऊपर पे जब लगाता हूं तो 2 दिन में पौधा मर जाता है, या उसका ग्रोथ ही नहीं मिलता, या उसको कुछ अलग ही प्रॉब्लम हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो पकड़ होनी चाहिए, हमने वहां पे ट्रे से सीडलिंग निकाला, लेकिन ट्रे से सीडलिंग निकालने के बाद जब मैं मेरे फील्ड में मिट्टी में डालता हूँ तो उसको मिट्टी में पकड़ आना बहुत जरूरी होता है। तो इस स्टेज में भी हमें उसके ऊपर काम करना है। तो इस स्टेज में हमें क्या काम करना है? तो सबसे पहला बेसिक ध्यान में रखना, इस स्टेज में हमें क्या करना है? हमें एक 10 लीटर के पानी में, हमें 10 लीटर के पानी में 50 ml स्टिमरिच डालना है, 50 ml रैपअप डालना है। अभी यहाँ पर रैपअप क्यों? क्योंकि रैपअप इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है, जो कि सॉइल बोर्न फंगस सॉइल बोर्न बैक्टीरिया को किल करने का काम, या सॉइल बोर्न फंगस के अगेंस्ट प्रिवेंट करने का काम यहाँ पे रैपअप के माध्यम से किया जाता है। जब हम स्प्रे करते हैं फील्ड में एक्चुअल क्रॉप के ऊपर, उस स्टेज में हम स्टिमरिच के साथ रैपअप को इस्तेमाल करने को नहीं कहते। उस स्प्रे के लिए हमें रैपअप का और स्टिमरिच का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं 10 लीटर पानी में 50 ml स्टिमरिच डालो, 50 ml रैपअप डालो, उसका मिश्रण बना लो, और इस मिश्रण में जब हम ट्रे से सीडलिंग निकालते हैं उस 10 लीटर का घोल जो हमने बताया उसमें डिप करके आपको आपके मेन फील्ड में ट्रांसफर करना है। मतलब क्या? ट्रे से सीडलिंग निकाला, ये जो घोल मैंने बनाया उसमें डिप किया, और डिप करने के बाद मेरा जो एक्चुअल फील्ड है उस एक्चुअल फील्ड में मुझे वो पौधा वहां पे लगाना है। तो ये बेसिक एक्टिविटी जो रहती है किसान करते हैं, कुछ किसान नहीं करते। लेकिन जब आप इस स्टेज में आपको प्रॉब्लम नजर आता है तो आपको फार्मर को सजेस्ट क्या करना है? 10 लीटर पानी लो, उसमें 50 ml का स्टिमरिच डालो, 50 ml का रैपअप डालो, उस घोल को क्या करो? स्प्रे से सीडलिंग निकालो, वहां पे डिप करो, और डिप करने के बाद तुरंत आपके फील्ड में वहां पे उस पौधे को वहां पे लगाना है। इससे क्या होगा? उसकी जो पकड़ रहेगी, उसके मिट्टी में वो पकड़ अच्छी बन के रहेगी। स्टिमरिच का इस्तेमाल किया मतलब उसका व्हाइट रूट का डेवलपमेंट भी अच्छा रहने वाला है। रैपअप का इस्तेमाल किया है मतलब उसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी आने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पे इस स्टेज में आपको बेनिफिट इस प्रोडक्ट का यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों, अगला प्रॉब्लम क्या होता है? पुअर वेजिटेटिव ग्रोथ। मतलब क्या? मैंने चलो स्टीम सीडलिंग लगाया वगैरह वगैरह हुआ, लेकिन वेजिटेटिव स्टेज इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लीव्स लगेंगे, जितने ज्यादा ब्रांचेस लगेंगे, उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस रहेगा, और जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस रहेगा उतना फूड प्रोडक्शन प्लांट का बढ़ेगा।
प्लांट को फूड अच्छी तरह से मिलेगा। तो वेजिटेटिव स्टेज जितनी अच्छी रहेगी, बाद में फ्लावर ड्रॉप वाले प्रॉब्लम, फ्रूट ड्रॉप वाले प्रॉब्लम वो वही के वही तुरंत कवर हो जाते हैं। लेकिन उसका बेस क्या है, तो वेजिटेटिव स्टेज। तो वेजिटेटिव स्टेज कब आता है, हमारा 10 से 12 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। मतलब मैंने आज पौधा लगाया, आज पौधा मेरे मेन फील्ड में डाला, तो मेरे मिट्टी में डाला, मेरे 10 से 12 दिन बाद मैं क्या करूंगा, 30 ml स्टिमरिज लूंगा, 15 ml का उसमें शेत डालूंगा, 5 ml बायो 99 डालूंगा और 15 लीटर पानी लूंगा। 15 लीटर पानी में 30 ml स्टिमरिज, 15 ml शेत और 5 ml बायो 99, ये जो हमारा स्टैंडर्ड डोसेज है। मतलब क्या, 2 लीटर स्टिमरिच, 2 ml स्टिमरिच, 1 ml शेत और 0.3 ml बायो 99 पर लीटर ऑफ वाटर। तीन जगह 20 लीटर का पंप रहता है तो 20 लीटर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ जगह 15 लीटर का पंप रहता है तो 15 लीटर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन 15 लीटर के लिए कितना, 30 ml स्टिमरिच, 15 ml शेत और 5 ml बायो 99 का घोल मिला के हमें स्प्रे करना है। क्या करना है, वेजिटेटिव ग्रोथ, ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स चाहिए, लीव्स का साइज बढ़ाना है, लीव्स में अच्छा ग्रीन कलर लाना है, तो आपको स्टिमरीज, शेत और बायो 99 का छिड़काव यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और उस छिड़काव करने के बाद, आज मैंने छिड़काव किया, उसके 3 दिन बाद मुझे एनपीके और शेत का नीचे से ड्रेंचिंग वहां पे करना है। कितना लगता है, 1 लीटर बायोफिटियन, 1 लीटर के, 1 लीटर पी, 1 लीटर शेत का मिश्रण बना के पूरा जो मेरा फील्ड रहेगा उसमें आपको वहां पे ड्रेंचिंग करना है। तो ये क्यों करना है दोस्तों, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट वेजिटेटिव स्टेज में बहुत ज्यादा रहती है। अगर न्यूट्रिएंट इस स्टेज में नहीं मिले तो प्लांट का जो फर्दर ग्रोथ है वो फर्दर ग्रोथ वही के वही स्टॉप हो जाता है। तो इस स्टेज में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले स्टिमरिच, शेत और बायो 99 का छिड़काव करना है, और उसके 3 दिन तुरंत बाद मुझे क्या करना है, एनपीके प्लस शेत का वहां पे मिश्रण करके वहां पे ड्रेंचिंग वहां पे करना है। तो ये रहा पहला एक्टिविटी वेजिटेटिव स्टेज में। दूसरा, उसके 30 दिन बाद, मतलब आज मेरा एनपीके का डोज हुआ, या सॉरी, आज मेरा सॉरी ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिन में, पहला हमने कब लिया, ट्रांसप्लांटिंग के 10 से 12 दिन बाद। दूसरा कब लेंगे, 30 दिन बाद। 30 दिन में क्या करेगा हम फिर से 30 ml स्टिमरिच, 15 ml शेड, 5 ml बायो 99 और 15 लीटर वाटर का मिश्रण बना के हमें छिड़काव करना है, और फिर से हमें एनपीके प्लस शेड का ड्रेंचिंग वहां पे करना है दोस्तों। डबल वर्क क्यों यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट इस स्टेज में ज्यादा रहती है, और इस स्टेज में क्रॉप जितना हेल्दी रहने वाला है उतनी उसकी क्रॉप की इम्यूनिटी पावर बोलो, उसका फूड प्रोडक्शन बोलो, और ये सभी के सभी ग्रोथ वाली चीजें इस स्टेज में आती है। तो इसलिए 2 बार यहाँ पे रिकमेंड किया है। तो फिर से देखो, पहला कब लेना है, 10 से 12 दिन बाद, और दूसरा कब लेना है, यहाँ पे 30 दिन बाद आपको यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेज में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। अगला प्रॉब्लम कौन सा आता है, तो अगला प्रॉब्लम आता है फ्रूट सॉरी फ्लावरिंग स्टेज। और फ्लावरिंग स्टेज का मेन प्रॉब्लम क्या है, तो फूल जड़ होना, फूल लगना, फूल कमजोर लगना, या फूल का कन्वर्जन फ्रूट में ना होना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम इस स्टेज में आपको दिखाई पड़ती है। तो स्टिमरिज भी यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टिमरिज जैसे मैंने मेरे पिछले जितने भी आपने सेशन अटेंड किए होंगे सभी के सभी, हम बोलते हैं स्टिमरिज क्या है, स्टिमरिज ग्रीन गोल्ड है। ये ग्रीन गोल्ड आपको हर एक स्टेज में रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पे इस स्टेज में मतलब 45 से 45 to 60 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग मुझे क्या करना है, स्टिमरिच और बायो 99 का सिर्फ स्प्रे करना है। यहाँ पे शेत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस स्टेज में आपको शेत लेने की जरूरत नहीं, फ्लावरिंग स्टेज में शेत का इस्तेमाल करना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे फार्मर का खर्चा नहीं बढ़ाना, उसको अच्छा क्वालिटी का रिजल्ट कम से कम खर्चे में देना है। तो हमें क्या करना है, 30 ml स्टिमरिच, 5 ml बायो 99 का छिड़काव करना है, और छिड़काव करने के बाद 3 दिन बाद फिर से अगर पॉसिबल होता है तो हमें एनपीके का ड्रेंचिंग करना है। अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ फार्मर को एक दो स्प्रे में, एक दो एनपीके के एक दो डोसेस में ही अच्छे रिजल्ट आते, तो तीसरा डोज लेने की जरूरत है या नहीं है,
वो अकॉर्डिंग टू उसके सॉइल कंडीशन, अगर पहले से ही उसका सॉइल बहुत खराब है तो उस टाइम आपको ये तीसरा वाला डोज यहाँ पे एनपीके का देना पड़ेगा। अगर पहले दो डोसेज में ही आपको अच्छा रिजल्ट आया एनपीके का तो तीसरा डोज नहीं दिया तो भी चलता है। तो लेकिन जहां पे रिजल्ट नहीं मिला, मतलब उसका सॉइल कंडीशन पहले से ही बहुत बुरा है, इस स्टेज में आप एनपीके का तीसरा डोज यहाँ पे दे सकते हो। तो तीसरा फ्लावरिंग स्टेज वाला भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाता है। उसके बाद कौन सा आता है, मेन हार्वेस्टिंग वाला पीरियड। इस स्टेज में क्या चाहिए, तो फुल इस स्टेज में फ्रूट ड्रॉप कम होना चाहिए, फ्रूट का साइज अच्छा आना चाहिए, फ्रूट का कलर अच्छा आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस स्टेज में भी आपको स्टिमरिच प्लस बायो 99 का छिड़काव करना है। तो ये बेसिक कब आता है, तो 7 से लेके 75 दिन का जो पीरियड रहता है उस पीरियड में आपको ये हार्वेस्टिंग स्टेज आपको मिलता है। तो इस स्टेज में सिर्फ 30 ml स्टिमरिच और 5 ml बायो 99 का छिड़काव यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये बेसिक ग्रोथ वाले प्रॉब्लम्स तो हमने अभी तक जान लिए। तो इस प्रॉब्लम का फिर से हम ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, व्हाइट रूट का डेवलपमेंट नहीं होना। कब होता है, 10 से पहले के सीडलिंग स्टेज में। तो सीडलिंग स्टेज में अगर व्हाइट रूट को प्रमोट करना है तो स्टिमरिच का 1 ml प्रति लीटर के यहाँ से आपको छिड़काव करना है। किस स्टेज में, नर्सरी के यहाँ पे। अगर फील्ड पे लाते हो तो फील्ड पे आपको कोई जरूरत नहीं। दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या आता है, ट्रांसप्लांटिंग के वक्त। तो ट्रांसप्लांटिंग के वक्त को प्रॉब्लम क्या हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 10 लीटर पानी लेना है, उसमें 50 ml स्टिमरिच 50 ml रैपअप डालना है, उसमें डिप करके आपको ट्रांसप्लांट करना है। उसके बाद कौन सा प्रॉब्लम आता है, वेजिटेटिव ग्रोथ। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में 2 बार अप्लाई करना है। तो सबसे पहला डोज क्या है, 30 ml स्टिमरिच, 15 ml शेद, 5 ml बायो 99। उसके लगभग 3 दिन बाद आपको एनपीके प्लस शेद का ड्रेंचिंग यहाँ पे आपको करना पड़ता है। उसके लगभग 3 दिन बाद आपको फिर से सेम डोज आपको यहाँ पे रिपीट करना है। उसके बाद कौन सा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, फ्लावरिंग ड्रॉप का, फ्लावर ड्रॉप का प्रॉब्लम आता है, फ्लावर मैच्योरिटी का प्रॉब्लम आता है, या फ्लावर नहीं लगने का प्रॉब्लम आता है, फ्लावर इनिशिएशन का प्रॉब्लम आता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें भी स्टिमरिच ही आपको यहाँ पे मदद देने वाला है। तो इस स्टेज में आपको शेद का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहो रिजल्ट अच्छा बढ़ाना है तो एनपीके का तीसरा डोज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन खर्चा जब बढ़ रहा, आपको लगा खर्चा बढ़ रहा है तो आप ये तीसरा डोज स्किप किया तो भी चलता है एनपीके का। उसके बाद कौन सा हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम में भी आपको 30 ml स्टिम रिच, 5 ml बायो 99, 15 लीटर वाटर में आपको यहाँ पे छिड़काव करना है। एनपीके की कोई जरूरत नहीं इस स्टेज में, चिली में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये रहे बेसिक्स ग्रोथ वाले प्रॉब्लम। उसके बाद चलते हैं इंसेक्ट वाले प्रॉब्लम, सॉरी डिसीज वाले प्रॉब्लम। तो मेजर चिली के अगर हम डिसीजेस देखते हैं तो मेजर 3 फंगल डिसीज चिली में आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, सर्कोस्पोरा लिप स्पॉट करके आता है, फ्रूट रॉट करके ये डिसीजेस आते हैं। दोस्तों सबसे पहला बेसिक चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। तो और जब हम ऑर्गेनिक में काम करते हैं तो ऑर्गेनिक में मेजर प्रोडक्ट आपको प्रिवेंटिव यूज करने पड़ते हैं। हम केमिकल में काम नहीं करते, हम केमिकल को प्रमोट नहीं करते। लेकिन जब ऑर्गेनिक की बात आती है तो ऑर्गेनिक में अगर आपको डिजीज को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला ध्यान में रखना है उसका प्रिवेंटिव स्प्रे होना जरूरी है। अगर डिसीजेस आते हैं तो उसका कंट्रोल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, केमिकल से वहां पे इजीली रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आपको प्रिवेंटिव ऑर्गेनिक में आपको यहाँ पे पुश करना पड़ता है। तो सबसे पहला पाउडरी मिल्ड्यू, उसका सिम्टम कैसा होता है, पत्ते के नीचे से आपको व्हाइट कलर का फंगल आपको देखने मिलता है, और उसी के ऊपर के ये लीफ में, फॉर एग्जांपल पत्ता है, मेरे पत्ते के नीचे व्हाइट रूट का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और सेम आपका जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस में येलो कलर के डॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कौन सा डिसीज है, पाउडरी मिल्ड्यू। उसके बाद सर्कोस्पोरा करके लिप स्पॉट कलर आता है, इसका सिम्टम आप देखोगे तो ब्राउनिश कलर के सर्कुलर लेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद कौन सा आता है, फ्रूट रॉट करके डिसीज आता है। तो फ्रूट रॉट के डिसीज में आपको फ्रूट के ऊपर यहाँ पे सिम्टम्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद उसका जो क्रॉप का ओवरऑल ग्रोथ रहता है, यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो। तो इस इमेज में क्रॉप का पूरा डेथ आपको यहाँ पे इस फ्रूट रॉट वाले डिसीजेस में आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिक फंगल डिसीज है। तो फंगल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप चैट बॉक्स में बताओ।
फंगल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए नेटसप के पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है? चैट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे। फंगल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए नेटसप के पास प्रिवेंटिव में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है? कुछ लोग बोल रहे हैं एंटीवायरल, कुछ लोग बोल रहे हैं आतंक, कुछ लोग बोल रहे हैं रैपअप, लार्विसाइड। तो दोस्तों, रैपअप ये आपका सही जवाब है। फंगल डिसीज को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो रैपअप नाम का जो नेटसप का प्रोडक्ट है, बायोफिट का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंटीवायरल का काम अलग होता है, रैपअप का काम अलग होता है। रैपअप आपको एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देने वाला है। तो फंगल और बैक्टीरियल डिसीज को आपको प्रिवेंट करना है तो आपको रैपअप नाम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये फंगल डिसीजेस आपको इनिशियल कब से देखने को मिलता है? तो 45 to 75 डेज का जो पीरियड रहता है, तो उस 45-75 डेज के पीरियड में आपको फंगल डिसीजेस के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उस जब आपको इनिशियल लेवल में इन डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेना है तो आपको रैपअप का इस्तेमाल करना है। तो रैपअप का इस्तेमाल कितना करना पड़ता है? तो 5 ml प्रति लीटर वाटर में, 1 लीटर पानी में 5 ml। अगर मेरा 20 लीटर का पंप है तो 20 लीटर के पंप में मेरा 100 ml रैपअप रहेगा। ठीक है, तो 1 लीटर पानी में 5 ml का रैपअप आपको क्या करने वाला है? ये जो फंगल डिसीज है, इन फंगल डिसीज के अगेंस्ट प्रिवेंशन करने का काम। मतलब क्या? ये फंगल डिसीज आने से पहले ही हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि डिसीज आने के बाद जो फार्मर को खर्चा लगने वाला है उस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, या उस डिसीज के वजह से फार्मर का जो लॉस होने वाला है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। उससे अच्छा ऑप्शन क्या है? तो उससे अच्छा ऑप्शन क्या है? वो 5 ml प्रति लीटर वाटर में रैपअप को मिला के उसका प्रिवेंटिव स्प्रे ले। इससे क्या होगा? उसका खर्चा भी बचने वाला है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कर रहा है, इसकी वजह से कुछ कोई भी प्रकार का रेसिड्यू नहीं मिलने वाला, और किसी भी प्रकार का लॉस उसका यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? फंगल डिसीज के कंट्रोल के लिए यहाँ पे रैपअप का प्रिवेंटिव स्प्रे लेना है। रैपअप क्या करता है? तो उस फंगल के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन लेयर, मतलब क्या, आप मोबाइल को कवर डालते हो, मतलब क्या, स्क्रीन गार्ड डालते हो, बैक कवर डालते हो। क्यों? क्योंकि मिट्टी ना लगे, पानी ना लगे और डस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो। ये उसी तरह से रैपअप क्या करता है? जो आपका पौधा है उस पौधे के ऊपर या लीफ के ऊपर या आपके ब्रांचेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। उस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो फंगस है, वो प्लांट के ऊपर फीड नहीं कर पाती। तो उसके लिए बेस्ट प्रिवेंटिव प्रोडक्ट कौन सा है? तो हमारा रैपअप। ओके, अगर आपको लग रहा है कि उसका सिवियरिटी दिख रहा है, इनिशियल स्टेज में वो स्प्रेड हो रहा है, तो आप 15 दिन बाद उसका रिपीट स्प्रे भी यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद कौन सा डिसीज आता है? उसके बाद लीफ कल वायरस करके डिसीज आता है, तो जो सबसे मुश्किल होता है कंट्रोल करने के लिए। उसके सिम्टम कैसे होते हैं? तो पत्ता पूरा की तरह सिकुड़ जाता है, प्लांट की हाइट कम रहती है, उसमें फूल नहीं लगते, मिर्च नहीं लगती, वो मिर्च पूरी की पूरी गिर जाती है, पौधे के ऊपर नहीं रहती। तो ये सारे सिम्टम किसके हैं? लीफ कल वायरस के लिए। ये जो लीफ कल वायरस है, इस वायरस के लिए नेटसप के पास एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है? प्रिवेंटिव सोल्यूशन में मैंने बताया, डिसीज आने से पहले अगर हम छिड़काव करते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा फार्मर का यहाँ पे बचने वाला है। आगे का नुकसान तो कम होगा लेकिन खर्चा भी यहाँ पे प्रिवेंटिव स्प्रे में बचने वाला है। क्या है प्रिवेंटिव स्प्रे? 2 ml का एंटीवायरल लेना है, 2 ml का इंटेक लेना है, और 0.3 ml बायो 99 पर लीटर ऑफ वाटर। डिपेंड्स ऑन आपका पंप कितना है। 20 लीटर का पंप हो तो 20 लीटर के हिसाब से बनाओ, 15 लीटर का पंप है तो 15 लीटर के हिसाब से बनाओ। लेकिन पर लीटर कितना है? 2 ml एंटीवायरल, 2 ml इंटैक्ट और 0.3 ml बायो 99 का एक मिश्रण करके आपको छिड़काव करना है। ट्रेंचिंग नहीं, छिड़काव, ओनली छिड़काव यहाँ पे आपको करना है। लेकिन कुछ कुछ चीजों में, कुछ कुछ जगह पे इसकी सिवियरिटी ज्यादा देखने को मिलती है। प्रिवेंटिव होने के बाद भी कुछ जगह पे उसको क्योर करने की जरूरत रहती है। जब हम प्लॉट के ऊपर जाते हैं, ऑलरेडी डिसीज आ गया होता है, तो उस स्टेज में क्योर करना है। तो क्यूरेटिव डोज कितना है? तो क्यूरेटिव स्टेज में आपको 3 ml का एंटीवायरल,
2 ml का स्टीम रिच, 2 ml का इंटैक्ट और 0.3 ml का बायो 99 का क्यूरेटिव स्टेज में आपको स्प्रे लेना है। क्या लेना है? क्यूरेटिव स्टेज में आपको 3 ml एंटीवायरल, 2 ml स्टीम रिच, 2 ml इंटैक्ट और 0.3 ml बायो 99 का कॉम्बिनेशन करके आपको लेना है। क्यूरेटिव स्टेज में लगभग 2 या 3 स्प्रे आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? कम से कम 2 या 3 स्प्रे क्यूरेटिव स्टेज में आपको लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से डिसीज का कंट्रोल यहाँ पे आपको चिली में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट मतलब क्या? डिसीज आते हैं दोस्तों, लेकिन सिर्फ दवाई का छिड़काव करने की वजह से डिसीज का क्योर नहीं होता। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है वो हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि मार्केट में कुछ डिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज मिलती है चिली की, वो रेजिस्टेंस वैरायटीज को हमें लगाना पड़ता है। हमारे जो सॉइल का ड्रेनेज है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर अच्छी तरह से मेंटेन रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर ज्यादा बढ़ता है तो रूट रॉट जैसे या कोलर रॉट जैसे डिसीजेस वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो डिसीज के लिए आपको सॉइल का कंडीशन भी अच्छा होना जरूरी होता है। नर्सरी स्टेज में कुछ चीजें होती है जैसे कि 9 और नेट का यूज करने पड़ते हैं। और क्या चीज है? वीड का कंट्रोल भी आप मतलब यहाँ पे आप जो वीड जिसे हम गवत या कुछ अदर देन जो क्रॉप उगता है उसे हम वीड कहते हैं, और उस वीड का जो हमें कंट्रोल भी यहाँ पे करना पड़ता है। और जितने भी इंसेक्ट पेस्ट है उसका भी कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये रहा इंटीग्रेटेड पेस्ट प्रैक्टिस, ये हमें फॉलो करनी चाहिए। सिर्फ दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ मिट्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। वैरायटी कौन सी लगा रही है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप किस नर्सरी से प्रोडक्ट सीडलिंग परचेस करते हो वो भी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। आपके प्लॉट में इनिशियल स्टेज में डिसीज पेस्ट का मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेज में आपको वहां पे निगरानी करके यहाँ पे जो कुछ दवाई भी आपको यूज करनी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इनिशियल स्टेज में अगर आप दवाई का यूज करते हो तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं, और बाद में आने वाला जो खर्चा है वो खर्चा भी आपको यहाँ पे कम लगता है। उसके बाद पेस्ट कौन से आते हैं, कीड़े मकोड़े कौन से होते हैं? तो थ्रिप्स होता है, एपिड्स होता है, व्हाइट फ्लाई होता है, जो सकिंग पेस्ट में आते हैं। आप सबको मालूम है थ्रिप्स का अटैक है, एपिड्स का अटैक है, हमारे यहाँ व्हाइट फ्लाई का अटैक है, होता है चिली के ऊपर। ये चिली के ऊपर अगर ये सकिंग पेस्ट है तो मुझे बताओ चैट बॉक्स में, अगर मेरे प्लॉट में सकिंग पेस्ट आते हैं तो बायोफिट का कौन सा प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है सकिंग पेस्ट के लिए? सकिंग पेस्ट के लिए बायोफिट का कौन से प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं? इंटैक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट। लार्विसाइड का इस्तेमाल सकिंग पेस्ट के लिए नहीं होता। बेसिक इंटेक्ट इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम सकिंग पेस्ट के लिए करते हैं। एंटीवायरल और लार्विसाइड में एडिशनल प्रॉपर्टीज है उसको कंट्रोल करने की, लेकिन बेसिक अगर आपको सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करना है तो इंटेक्ट नाम का जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट इस्तेमाल यहाँ पे हमें करना चाहिए। एक मिनट, पीपीटी यहाँ पे इंटेक्ट नाम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना चाहिए। पीपीटी दिख रहा है क्या प्रतीक सर? आतिश सर पीपीटी दिख रहा है मेरा? ओके ओके ओके, पीपीटी दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। यस 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 यस। तो इस तरह से एपिड्स, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाइज का कंट्रोल क्लियर दिख हमें रहा है। करना है। तो इंटैक्ट वाले प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेस्ट ऑकर कब होते हैं? 30 दिन से पहले। डिसीजेस का स्टार्टिंग पीरियड कौन सा है? 45 डेज। लेकिन सबसे पहले इंसेक्ट आते हैं, ध्यान में रखो। 30 दिन बाद आपको इंसेक्ट को मॉनिटर करना जरूरी होता है। तो 30 दिन से ही आपको इंटैक्ट का 2 ml प्रति लीटर वाटर में तो बायो 99 डाल के आपको स्प्रे लेना है। प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों ये जगह पे इंटैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रिवेंटिव किया तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा खर्चा बच जाएगा। अगर आपको लग रहा है पेस्ट का पॉपुलेशन ज्यादा है तो आप 15 दिन बाद रिपीट स्प्रे भी यहाँ पे दे सकते हो। दोस्तों इंसेक्ट का पॉपुलेशन दिन भर दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको इमीडिएट
15 दिन बाद दूसरा स्प्रे लेना चाहिए। कोई भी दवाई हो, नॉट ओनली इंटेक, लेकिन कोई भी दवाई अगर आप यूज करते हो तो रिपीट, जब आपके प्लॉट में उस पर्टिकुलर पेस्ट का अटैक ज्यादा है तो आपको दो सेकंड नंबर ऑफ मतलब दो नंबर का स्प्रे मतलब सेकंड स्प्रे लेना जरूरी होता ही है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट का जो ओवी पोजीशन है या उसकी जो बच्चे पैदा करने वाली जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। हमारे जैसा ह्यूमन में नहीं, हम दो हमारे दो, उनमें लाखों की मात्राओं में अंडे यहाँ पे इंसेक्ट के देखने को मिलते हैं। जो रिप्रोडक्शन है उनका फास्ट है। कुछ कुछ इंसेक्ट का 45 दिन में ही रिप्रोडक्शन फाइनल हो जाता है, या पूरी लाइफ साइकिल उसकी 50 दिन की रहती है। तो इस चीज में रिप्रोडक्शन फास्ट होने की वजह से उनकी संख्या भी फास्ट बढ़ती है। तो आपको सेकंड स्प्रे लेना अनिवार्य है सभी के सभी दवाइयों का। तो अगर आपको सकिंग पेस्ट का कंट्रोल करना है तो इंटेक्ट नाम के प्रोडक्ट का, बायोफिट के नाम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। और कौन सा आता है पेस्ट? यहाँ पे चिली पॉड बॉर्डर करके पेस्ट आता है। तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? आपको 2 ml लार्विसाइड लेना है, 0.3 ml बायो 99 लेना है, और उसका 15 दिन बाद रिपीटेशन आपको करना है। अगर आपको लगता है लार्वा का पॉपुलेशन ज्यादा है तो 2 से 3 ml तक या 4 ml तक भी आप बढ़ा सकते हो, डिपेंड ऑन योर फार्मर का जो खर्चा करने की कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग। अगर उसके सही मात्रा में उसको रेसिड्यू फ्री चाहिए, ऑर्गेनिक ही यूज करना है, तो 4 ml लार्विसाइड भी वो यहाँ पे यूज कर सकता है। तो इस तरह से पॉड बोरर, चिली की पॉड बोरर को अगर आपको कंट्रोल करना है तो 2 ml लार्विसाइड और 0.3 ml बायो 99 का इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और पॉपुलेशन आपको ज्यादा दिख रहा है तो 15 दिन बाद उसका रिपीटेड स्प्रे आपको लेना पड़ेगा। और क्या है? तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या आता है दोस्तों? सिर्फ दवाई यूज करनी है क्या? बिल्कुल नहीं, दवाई के साथ साथ और चीजें होती है। जैसे कि मार्केट में स्टिकी ट्रैप मिलते हैं येलो कलर के, येलो कलर के ट्रैप पुट्टे जैसे रहते हैं हमारे पेपर जैसे, उसमें क्या होते हैं कीड़े मकोड़े जो रहते हैं छोटे छोटे, वो आप पे चिपकते हैं। ये किसके लिए होते हैं? हमारे प्लॉट में किस पेस्ट का अटैक हुआ है ये सबसे पहले हमें पता चल जाता है, और कितनी मात्रा में हो रहा है वो पता चल जाता है। कुछ कुछ ट्रैप ऐसे रहते हैं जो मेल को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो रिप्रोडक्शन है वो वही के वही स्टॉप हो जाता है। तो हमें जो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं या ल्यूर वाले ट्रैप्स होते हैं मार्केट में मिलते हैं, उन ट्रैप्स का भी इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना पड़ता है। इनिशियल 30 डेज का जो पीरियड रहता है तो 30 डेज में ही आपको इंसेक्ट का अटैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो 30 डेज योर स्टार्टिंग पीरियड फॉर यूजिंग इंसेक्टिसाइड। ओके। और क्या चीज है? चिली के अगर हम जवार का प्रोडक्शन लेते हैं सेम उसी प्लॉट में अगर हम चिली का लेते हैं तो उस प्लॉट में आपको थ्रिप्स का अटैक आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता। तो जवार अगर हमने इस सीजन लिया है तो अगले सीजन में हमें चिली नहीं लेना। चिली